हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं चार्टर ऑफ 1726। चार्टर ऑफ 1687 में हमें पता है कि मद्रास में एक कॉरपोरेशन स्टार्ट किया गया और उसके अंदर एक मेयर्स कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। अब ये एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल था। एक तो इसलिए क्योंकि कॉरपोरेशन बन गया था तो वो सिटी का डेवलपमेंट कर रहा था, और दूसरा मेयर्स कोर्ट बन गया था तो वो छोटे मोटे केसेस वहीं से निपट जाते थे। तो चार्टर ऑफ 1726 में ये बोला गया कि सेम मॉडल को आप बॉम्बे और कैलकाटा में भी रेप्लिकेट कर दीजिए, और यहाँ भी एक कॉरपोरेशन खोला जाए और कॉरपोरेशन के अंदर मेयर्स कोर्ट खोला जाए। पर ये मेयर्स कोर्ट और 1687 में जो मद्रास में खोला गया था मेयर्स कोर्ट, उसमें कुछ डिफरेंसेस थे। तो देखिए मेन फीचर्स ऑफ द चार्टर ऑफ 1726। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेयर्स कोर्ट इन एवरी प्रेसिडेंसी, यानी कि हर एक प्रेसिडेंसी में अलग अलग मेयर्स कोर्ट बनना चाहिए। और इसको अथॉरिटी किसने दी थी? किंग जॉर्ज वन ने, जो उस समय इंग्लैंड में राजा थे। इसमें एक मेयर और 9 एल्डरमैन होंगे, जिसमें से 7 इंग्लिश और 2 नेटिव्स होंगे, और पहले चार्टर में ये क्राउन ने ही अपॉइंट किया था। कोरम होगा 1 मेयर एंड 2 एल्डरमैन। और पिछले वाले 1687 वाले जो मेयर्स कोर्ट था उसी की तरह 1 ईयर टेन्योर फॉर मेयर, और जो मेयर है वो एल्डरमैन इलेक्ट करेंगे। एल्डरमैन टू होल्ड ऑफिस टिल लाइफ और अप टू द रेसिडेंसी इन दैट पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी, एंड द एल्डरमैन कुड बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर एंड काउंसिल। लेकिन जो एल्डरमैन है वो अपील कर सकते हैं किंग इन काउंसिल को, अगर उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। फिर इस मेयर्स कोर्ट को दिए गए सिविल एंड टेस्टामेंट्री मैटर्स। देखो, सिविल मैटर्स तो हो गए प्रॉपर्टी एंड मनी रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स। टेस्टामेंट का मतलब होता है विल। अब मानो कोई अंग्रेज है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है और उसकी फैमिली इंग्लैंड में है, और यहाँ पे उसने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है, लेकिन उसकी अचानक डेथ हो जाती है और उसने विल नहीं बनाया है। मानो एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक हो गया, ही इज नॉट इवन ओल्ड बट ही इज डाइड। तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्पोज ऑफ होगी, उसके डेट्स कैसे पे ऑफ होंगे, तो ये सब डिसाइड करने की पावर भी इस मेयर्स कोर्ट को दी गई। जो पिछला मेयर्स कोर्ट था 1687 वाला मद्रास में, उसके पास भी टेस्टामेंट्री पावर्स थी, लेकिन वो कोर्ट इंग्लैंड में रिकॉग्नाइज नहीं होता था क्योंकि वो क्राउन ने अपॉइंट नहीं किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था। लेकिन ये वाला जो कोर्ट है ये क्राउन ने अपॉइंट किया है, तो जो भी ये डिसीजन लेगा वो इंग्लैंड में मान्य होगा। जो खुश नहीं है मेयर्स कोर्ट के डिसीजन से, वो अपनी अपील लेके जा सकता है गवर्नर एंड काउंसिल के पास, अप टू 1000 पगोडास तक के केसेस। 1000 पगोडा से ऊपर के केसेस किंग इन काउंसिल इंग्लैंड के पास भी जा सकते हैं, लेकिन 1000 पगोडा से नीचे के केसेस गवर्नर और काउंसिल फाइनल डिसीजन देंगे। फिर इसमें इंग्लिश लॉ ही फॉलो किया जा रहा था। देखो, चार्टर ऑफ 1661 में स्पेसिफिकली बोला गया था कि इंग्लिश लॉज एंड प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। उसके बाद के चार्टर्स में ये स्पेसिफाई नहीं किया, पर अज्यूम किया गया कि इंग्लिश लॉज के हिसाब से ही हमने चलना है। अच्छा, इस वाले में एक शेरिफ भी अपॉइंट किया था। सो शेरिफ इज लाइक अ पुलिसमैन। जो अक्यूज्ड है उसको कस्टडी में लेना है या उसको बेल दी है तो उसको वापस कोर्ट के सामने हियरिंग के लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेरिफ की थी। जो शुरू के शेरिफ्स थे उनको क्राउन ही अपॉइंट करता था, लेकिन सब्सिक्वेंटली गवर्नर उनको अपॉइंट करने लगा। देन दिस वाज आल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो उसका मतलब अगर आपको कोई पनिशमेंट मिली है या आपको कुछ फाइन देने के लिए बोला है और आपने कोर्ट का कहना नहीं माना, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब देखें क्रिमिनल मैटर्स में क्या क्या फीचर्स थे चार्टर ऑफ 1726 के। क्रिमिनल मैटर्स सारे गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाने थे, और एंड दे वुड लुक इनटू पेटी क्रिमिनल केसेस, और जो थोड़े सीरियस केसेस हैं उसके लिए एक जूरी बनाएंगे और उसमें क्रिमिनल केसेस डिसाइड होंगे। इंग्लिश लॉज एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। दिस इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो कहना नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अच्छा, इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि गवर्नर और काउंसिल को दे वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज इन सिंक विद लोकल कंडीशंस। देखो, उन्होंने बोला है ना कि इंग्लिश लॉज एंड प्रोसीजर्स चलेंगे, लेकिन क्या है कि इंग्लैंड का वातावरण और इंडिया का वातावरण, रिलीजन, रहना सहना, सब कुछ, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंग्लैंड के लॉज इंडिया में इम्प्लीमेंट करना।
तो इसलिए गवर्नर और काउंसिल को ये बोला गया कि अगर आपको लगता है कि लोकल कंडीशंस के हिसाब से आपको कुछ लॉज में चेंजेस चाहिए या आपको अलग लॉज बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये लॉज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में है उनसे अप्रूव करवाने पड़ेंगे। अब देखें मेरिट्स ऑफ द चार्टर ऑफ 1726। सबसे इंपॉर्टेंट और जिस चीज के लिए ये चार्टर आया था वो था यूनिफॉर्मिटी। अभी तक क्या हो रहा था, तीनों प्रेसिडेंसीज में अलग अलग सिस्टम चल रहा था जस्टिस का। तो इससे क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्मिटी आ गई और तीनों प्रेसिडेंसीज में एक कॉर्पोरेशन बन गया और एक मेयर्स कोड बन गया। नाउ दिस वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नर। क्यों? क्योंकि इसको अथॉरिटी मिली थी सीधे क्राउन से, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर, तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग हो गई। एग्जीक्यूटिव क्या है? गवर्नर एंड हिज काउंसिल, और जुडिशरी क्या हो गई अब? मेयर्स कोर्ट। देन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स वर सेपरेटेड, और इसमें अपील का प्रोविजन रखा ही था, और लोकल लॉज मेकिंग अथॉरिटी मिल गई थी। उनको अप्रूव करवाने थे वो अलग बात है, लेकिन एक नया तरीका शुरू हो गया था कि आपको शायद इंडिया के लिए अलग लॉज बनाने पड़ेंगे। इस चार्टर में डीमेरिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। देखो, सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि एल्डरमैन कुड बी डिसमिस्ड बाय गवर्नर एंड काउंसिल, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि क्राउन ने सीधे मेयर को अपॉइंट कर दिया है, लेकिन वो तो बैठा है दुनिया के दूसरी तरफ, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये अपना काम मैनेज कर लेगा। लेकिन जो गवर्नर है और उसका काउंसिल है वो बहुत समय से अपना काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्राउन को थोड़ा कॉन्फिडेंस है। तो क्राउन ने गवर्नर एंड काउंसिल को ये अथॉरिटी दे दी कि आप एल्डरमैन को या मेयर को डिसमिस कर सकते हो अगर वो कुछ गड़बड़ काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में कि अपॉइंट आपको कोई और कर रहा है और डिसमिस आपको कोई और कर सकता है। दूसरा है कि मेयर एंड एल्डरमैन वर सिविल सर्वेंट्स ऑफ द EIC विद नो लीगल बैकग्राउंड। ये सेम प्रॉब्लम क्या थी? पिछले चार्टर में भी थी जो मद्रास में था, कि इनको कोई लीगल नॉलेज नहीं थी, दे वर सिविल सर्वेंट्स। गवर्नर एंड काउंसिल्स डिसीजन वाज फाइनल इन केसेस ऑफ वैल्यू लेस देन 1000 पगोडास। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुई है लेकिन उसका केस 1000 पगोडास से कम का है, तो वो किंग एंड काउंसिल के पास नहीं जा सकता है, उसको गवर्नर का ही फाइनली डिसीजन मानना पड़ेगा। मेयर्स कोर्ट हैज से ओनली इन सिविल एंड टेस्टामेंट्री मैटर्स। तो अगर कोई छोटा क्रिमिनल मैटर भी है उसके लिए सीधे गवर्नर को ही अप्रोच करना पड़ेगा। In case the plaintiff and respondents both were Indians, the mayor's court had no jurisdiction. Indians did not have adequate representation. सिर्फ 2 Indians को जगह दी है, वो भी Indians ऐसे होते थे जो फ्रेंडली विद द ब्रिटिश होते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे में जस्टिस तो डेफिनेटली लॉपसाइडेड ही होगी। कॉन्फ्लिक्ट विद गवर्नर एंड काउंसिल एंड एम्बिगियस इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों पॉइंट्स हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे जब हम देखेंगे कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। गवर्नर एंड काउंसिल और मेयर्स कोर्ट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट रहा? क्योंकि मेयर को लगता था कि मुझे तो क्राउन ने सीधे अपॉइंट किया है तो मैं बढ़ाऊं, लेकिन गवर्नर को क्राउन ने अथॉरिटी दे रखी है कि अगर मेयर सही काम नहीं कर रहा है तो आप मेयर को हटा सकते हो, तो गवर्नर को लग रहा है कि मैं बढ़ा। तो ये जो चारों केसेस हैं ये दिखाते हैं कि किस कदर इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ये केस है हिंदू वुमेन्स केस जिसको बोलते हैं। एक हिंदू वुमन थी, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई, तो उसके रिलेटिव्स ने क्या किया, उसकी जो ज्वेलरी थी और उसका 12 साल का लड़का था उसको लेकर अपने पास आ गए। तो वुमन ने क्या किया, मेयर्स कोर्ट में जाके केस कर दिया कि ये लोग मेरा बेटा भी ले गए और मेरी ज्वेलरी भी ले गए और मुझे वापस दिलवाओ। तो मेयर्स कोर्ट ने बोला कि ये वुमन को ही उसका बच्चा और उसकी ज्वेलरी मिलनी चाहिए। तो जो रिलेटिव्स थे उन्होंने गवर्नर एंड काउंसिल पे अपील कर दिया। तो गवर्नर एंड काउंसिल ने मेयर्स कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस दी कि नेटिव्स के मैटर में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेयर्स कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। तो गवर्नर ने क्या किया, मेयर को ही रिमूव कर दिया। तो मेयर ने किंग एंड काउंसिल के पास अपील कर दी और किंग एंड काउंसिल ने मेयर्स कोर्ट का डिसीजन अपहोल्ड किया। मतलब ये कि जो बच्चा है और जो ज्वेलरी है वो वापस उस वुमन के पास आ जाना चाहिए
जो कि अब क्रिश्चियन बन गई है। अरब मर्चेंट्स केस, ये भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही केस है। अरेबिया से एक मर्चेंट आ रहा था अपने बोट में कुछ ज्वेलरी और पर्ल्स वगैरह लेकर। तो क्या हुआ, उसकी बोट में आग लग गई, तो उसको कुछ लोगों ने रेस्क्यू किया। अब जब वो ठीक हो गया तो उसने अपने रेस्क्यूअर्स के ऊपर ही केस कर दिया कि इन लोगों ने मेरे पर्ल्स चुराए हैं और मेरे पर्ल्स मुझे वापस दिलवाओ। तो मेयर्स कोर्ट ने बोला कि अरब सही बोल रहा है, जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको इसके पर्ल्स वापस देने चाहिए। तो जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने अपील करी गवर्नर के पास। तो गवर्नर ने बोला कि नहीं, इन लोगों ने कोई चोरी नहीं की है, उल्टा इन्होंने तो इसको बचाया है, तो इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। अब देखते हैं पगोडा ओथ केस। ये बात है मद्रास प्रेसिडेंसी की। तो क्या हुआ, मेयर्स कोर्ट में जो हिंदू विटनेसेस थे उनसे बोला गया कि आप पगोडा ओथ लीजिए। तो हिंदूज ने बोला कि हम तो गीता की ओथ लेते हैं, ये पगोडा ओथ क्या है, हम नहीं ले सकते, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है। तो इस बात के लिए मेयर ने उनको जेल में डलवा दिया। अब जो बाकी हिंदूज थे उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज को इन्वेड कर दिया और जाके गवर्नर से शिकायत करी। तो गवर्नर ने सबसे पहले तो प्रिजनर्स को रिलीज करवाया और मेयर्स कोर्ट को डांटा और बोला कि आप जो लोकल्स हैं, नेटिव्स हैं, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। अब देखते हैं मेयर नैश का केस। ये भी मद्रास प्रेसिडेंसी का ही केस है। तो मेयर नैश जो थे वो गवर्नर के काउंसिल का ही पार्ट थे, तो उनको एज अ मेयर री इलेक्ट कर लिया गया। गवर्नर ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया कि इनको अपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि मेयर के ऑफिस का री इलेक्शन का प्रोविजन है ही नहीं। देखें डिफरेंस बिटवीन द मेयर्स कोर्ट ऑफ 1687 एंड द मेयर्स कोर्ट ऑफ 1726। ये जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो दिमाग में क्लैरिटी आती है और दूसरा ये एग्जाम में जरूर आता है। So, Mayor's Court of 1687 was authorized by the company, whereas 1726 वाला जो Mayor's Court था वो क्राउन द्वारा ऑथोराइज किया गया था। और 1687 वाला मद्रास में लोकेटेड था और 1726 वाला मेयर्स कोर्ट तीनों प्रेसिडेंसीज में था, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। ज्यूरिसडिक्शन इसका सिविल एंड क्रिमिनल था, इसका सिविल एंड टेस्टामेंट्री था मोर इम्पोर्टेंटली। एंड 1687 वाला जो मद्रास का था मेयर्स कोर्ट, वो अपील कर सकता था कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी पे, क्योंकि वहां पे वो सीनियर कोर्ट था मद्रास में। और अब जो 1726 में जो मेयर्स कोर्ट आया है उसकी फर्स्ट अपील जाएगी गवर्नर एंड काउंसिल को और दूसरी अपील जाएगी किंग एंड काउंसिल को, ओनली इफ द केस हैज वैल्यू मोर देन 1000 pagodas. Then this one consisted of 1 mayor and 12 aldermen, of which 3 should be English, at least 3 should be English. और 1726 वाले में 1 mayor and 9 aldermen, of which at least 7 should be English. तो आप देख रहे हो कि इंग्लिशमैन का दायरा बढ़ गया है काफी। और 1687 वाले मेयर्स कोर्ट का कोरम है 1 मेयर एंड 3 एल्डरमैन और 1726 वाले का है मेयर एंड 2 एल्डरमैन। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चार्टर ऑफ 1726। होप यू हैव बेटर क्लैरिटी नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।